हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिराग शिक्षा क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराए थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे अथवा जो पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज हम अति लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास को। फ्रेंड्स, कम से कम सब्सक्राइब शेयर तो कर दिया करिए जिससे हमें एक सपोर्ट मिले। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दिया है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है यूनिवर्सल। ठीक है, तो शिक्षा का जो यूनिवर्सल है उससे आप क्या समझते हैं एजुकेशन का। सार्वभौमिकरण किसी का भी हो सकता है, जैसे नैतिकता का सार्वभौमिकरण, जैसे शिक्षा का सार्वभौमिकरण, अर्थव्यवस्था का सार्वभौमिकरण। तो सार्वभौमिकरण का मतलब होता है जहाँ पे मानव समाज आदि लोग रहते हैं वहाँ पे उस चीज़ का प्रचार प्रसार, ठीक है, यानी कि फैलाव जिसको बोलते हैं। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है, तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का आशय होता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना या आवश्यक शिक्षा प्रदान करना सार्वभौमिकरण कहलाता है शिक्षा का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जाए कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है, जिसे हम बोलते हैं नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। ठीक है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है, तो इसको आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत बाल श्रम पीड़ितों की पहचान कर उन्हें जोखिम भरे रोजगार से हटा दिया जाता है और उन्हें पुनर्वासित किया जाता है। कहने का मतलब राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत जितने भी बच्चे होते हैं जो कि 18 साल 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो होते हैं, जो किसी भी कल कारखाने या फैक्ट्री में काम करते हैं या फिर जोखिम भरा काम करते हैं, तो उनको उससे हटाया जाता है और उनको पुनर्वासित किया जाता है। पुनर्वासित का मतलब उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है, उनको पढ़ाई के लिए खर्चे दिए जाते हैं। ये बाल श्रम राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए देखिए जनशाला कार्यक्रम क्या है, तो जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार का एक संयुक्त राष्ट्र यूएन के संयुक्त प्रयास से शुरू किया गया समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम है। ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे हम बोलते हैं पीईपी का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम में जनशाला कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए देखा न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है, जिसको बोलते हैं मिनिमम लर्निंग लेवल। ठीक है, मिनिमम लर्निंग लेवल, इससे क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर मूलतः एक ऐसा उपागम एक ऐसा अप्रोच होता है जो मानता है कि सभी छात्र किसी भी कार्य को न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। मतलब कि कोई भी छात्र है उसको इतना जानकारी होना चाहिए ताकि वो अगली कक्षा में जा सके। जैसे क्लास 2 का विद्यार्थी कोई हो तो उसको क्लास 2 की इतनी चीज़ें आ जानी चाहिए कि ताकि वो क्लास 3 में क्या कर सके, पहुँच सके। उसी को बोलते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अपव्यय क्या होता है और अवरोधन क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये अपव्यय और अवरोधन प्राइमरी एजुकेशन के लिए। देखिए, प्राइमरी शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय से अभिप्राय है कि प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालक को विद्यालय से हटाना, तथा अवरोधन का अभिप्राय है किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में एक से अधिक अवधि के लिए रोक लेना। देखिए, अपव्यय को ह्रास भी कहा जाता है। अपव्यय को क्या कहा जाता है, ह्रास भी कहा जाता है। तो ह्रास का मतलब ये हुआ कि जब कोई भी प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक कक्षा में कोई भी बालक पढ़ रहा है, क्लास 2 में, 3 में, 4 में, 1 में, 5 में, वो पढ़ते पढ़ते किसी कारणवश से अपने घर की किसी वजह से, ठीक है, वो स्कूल छोड़कर चला जाता है। ठीक है, तो जो नुकसान होता है उसको ह्रास अथवा अपव्यय बोलते हैं, या फिर उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है ठीक है, उसको बोलते हैं अपव्यय या ह्रास। लेकिन वहीं अवरोधन की बात करें जिसको रेस्ट्रिक्शन बोलते हैं या रुकावट बोलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी बालक कोई भी छात्र है वो एक ही क्लास में बार बार फेल होता है। जैसे कोई बच्चा क्लास 4 में है, वह इतना अंक जो है कि नहीं ला पा रहा है, जिसको बोलते हैं उसको न्यूनतम अधिगम स्तर का नॉलेज नहीं है, मतलब इतना नहीं जानता है, वो बार बार फेल हो रहा है एग्जाम में, और वो उसी क्लास में फिर उसका एडमिशन होता है। इसको बोलते हैं अवरोधन या रिस्ट्रिक्शन अथवा रुकावट। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अपव्यय और अवरोधन। अपव्यय का मतलब हुआ स्कूल छोड़कर चले जाना प्राथमिक शिक्षा में, और अवरोधन का मतलब होता है एक ही क्लास में बार बार फेल होना, यह अवरोधन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया कि प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद क्या है। तो प्राच्य शिक्षा समर्थक परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहते थे, जबकि आंग्ल शिक्षा समर्थक आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को प्रोत्साहित देना चाहते थे। यही विवाद है प्राच्य पाश्चात्यवाद। जो प्राच्य शिक्षा समर्थक थे, सपोर्टर थे,
उन्होंने परंपरागत ट्रेडिशनल जो इंडियन लैंग्वेज थी उनको और साहित्य को क्या करते थे, इंसेंटिव देते, मतलब प्रोत्साहन, इनकरेज करते थे। जबकि जो आंग्ल शैक्षिक समर्थक हैं, ठीक है, उन्होंने आधुनिक पाश्चात्य मतलब इंग्लिश विषयों, इंग्लिश भाषा का प्रयोग, इन सभी चीज़ों पे क्या किया, अध्ययन किया, उसको प्रोत्साहन किया। तो इन दोनों में एक विवाद उत्पन्न हुआ, उसी विवाद को कहते हैं प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद। ये क्वेश्चन 2023 में, सारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दिया है कि बीईपी क्या है, ठीक है। तो बीईपी का फुल फॉर्म होता है बिहेवियर एजुकेशन प्रोग्राम। बीईपी व्यवहार शिक्षा कार्यक्रम है जो छात्रों के समस्याग्रस्त व्यवहार, जैसे जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड बिहेवियर कंडक्ट होते हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए तैयार किया गया है बीईपी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दिया कि वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जो वुड का घोषणा पत्र जो 1854 ईस्वी में आया था, उसके घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। जो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था उसको क्या कहता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके द्वारा उच्च शिक्षा को अंग्रेजी में दिए जाने पर बल दिया गया तथा साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो वुड का जो घोषणा पत्र था उसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। वो जो उच्च शिक्षा, जो हायर एजुकेशन थी, उसको इंग्लिश में दिए जाने का जो उसमें बल दिया गया है, और जो अपनी भाषा है, देसी भाषा, उसके विकास को भी महत्व दिया गया है वुड के घोषणा पत्र में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया है कि ब्रिज कोर्स का क्या आशय है। तो ब्रिज कोर्स का आशय है कि ऐसा कार्यक्रम जो छात्रों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पहुंचाने में मदद करने वाला कार्यक्रम है। जैसे जब बीएड वालों को प्राइमरी टीचर से क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता हटा दी थी कि प्राइमरी टीचर के लिए जो है कि बीएड वाले आहार्य नहीं रहेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जो बेसिक शिक्षा परिषद है, उसने कहा कि एक ब्रिज कोर्स कराया जाए जिससे कि बीएड वाले कुछ सिलेबस उनको उसको पढ़ा करके, ब्रिज कोर्स कम 6 महीने का हो, करा करके वो प्राइमरी टीचर के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से ब्रिज कोर्स एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा से आशय है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त, मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, क्या प्रारंभिक शिक्षा क्या करना, प्रोवाइड कराना, प्रदान कराना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए देखिए शिक्षा में छनाई या निस्यंदन का सिद्धांत से क्या आशय है। तो छनाई का सिद्धांत आपको पिछले वीडियो में बताया था कि छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने दिया था। उन्होंने कहा था कि शिक्षा उच्च वर्गों को दी जानी चाहिए ताकि शिक्षा जो है कि छन छन कर नीचे स्तर तक जो है कि पहुंचाई जा सके या जा सके, ठीक है। उसको बोलते हैं छनाई का सिद्धांत या निस्पंदन अथवा निस्यंदन का सिद्धांत, ठीक है। कुछ लोगों को शिक्षा देना ताकि वे अन्य जनसाधारण को भी शिक्षित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए देगा कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और शिक्षा के समस्त स्तरों के संबंध में सिद्धांत नीतियां बनाना ही कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य था। ये क्वेश्चन 2022-2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दिया है डीपीईपी परियोजना के कार्य लिखित। तो डीपीईपी परियोजना का कार्य है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, विद्यालय में बच्चों का ठहराव करना, उनको रोक कर रखना। डीपीईपी परियोजना का प्रोजेक्ट का क्या है, कार्य है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए देखिए पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। तो पी मोस्ट का होता है प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर। प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स पी मोस्ट का फुल फॉर्म होता है। इस कार्यक्रम को हिंदी में कहते हैं सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दिया कि विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का मतलब क्या होता है। तो विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम का अर्थ होता है कि विद्यालय के और बच्चों को, ठीक है, उन्मुख करने वाला जो कार्यक्रम है उसको बोलते हैं विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम। वो कार्यक्रम जिनके द्वारा बच्चे विद्यालय के प्रति क्या हो, आकर्षित, अट्रैक्ट हो, उसको बोलते हैं विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम। इसे रेडीनेस कार्यक्रम भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दिया है कि ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का जो सचिव होता है वो प्रधानाध्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया है कि बीआरसी का पूरा नाम क्या होता है। तो बीआरसी का पूरा नाम होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। ब्लॉक रिसोर्स सेंटर जिसे बोलते हैं ब्लॉक संसाधन केंद्र। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया डायट का पूरा नाम क्या होता है। तो डायट का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में बोलते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट का पूरा नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दिया है एनपीआरसी का पूरा नाम क्या होता है। तो एनपीआरसी का पूरा नाम होता है न्याय पंचायत संसाधन केंद्र, न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर जिसको बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दिया है
कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 किस अन्य नाम से जानते हैं? तो प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में। ये 1981 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, एनईपी 1981 कह रहा हूँ, 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में, उसका संशोधन किया गया था सन 1992 में। तो उसी को करा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए देगा, यशपाल समिति का गठन कब किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है कि आंसर हो जाएगा 1992 में। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जो है कि एनसीएफ 2005 लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दिया कि शिक्षा बिना बोझ के यह रिपोर्ट यशपाल समिति द्वारा कब प्रस्तुत की गई थी? तो शिक्षा बिना, जिसे हम बोलते हैं एजुकेशन विदाउट बर्डन या फिर लर्निंग एंड एजुकेशन विदाउट बर्डन, यह रिपोर्ट प्रोफेसर यशपाल की समिति में सन 1993 में आई थी। कब आई थी? 1993 में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए जाए कि न्यूपा का अध्यक्ष कौन होता है? तो न्यूपा का जो अध्यक्ष होता है वो रिटायर्ड जो आईएएस होते हैं, वो न्यूपा के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के बारे में आप क्या समझते हैं? अनुच्छेद 51 क्या करता है भारतीय संविधान का? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 है, यह मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है। मौलिक कर्तव्य क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का संबंध मौलिक कर्तव्यों से, इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य, जैसे बोलते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए हंटर आयोग के 2 कार्य लिखिए। हंटर आयोग के कौन कौन से कार्य हैं? तो पहला कार्य है प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करके उसमें विकास और सुधार के सुझाव दिए गए। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि इन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को ईसाई मिशनरियों को नहीं समझा, ईसाई जो मिशनरी थे उनको नहीं सौंपा था। ये क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 देखिए है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं? ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं टूल्स हैं। तो कौन कौन से टूल्स हैं? जैसे NCERT, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, UGC। ठीक है, आप AICTE और NCTE, ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा स्तर के अभिकरण हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिखे देंगे, शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्रों की क्या भूमिका है? तो शैक्षिक उन्नयन में ब्लॉक संसाधन केंद्र, जिसको बोलते हैं NPRC, ठीक है, जिसको NPRC बोलते हैं, इनका क्या भूमिका है? तो विकास खंड स्तर पर बालक संसाधन केंद्र बेसिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन करके शैक्षिक सहायता उपलब्ध कराता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और जिला स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को तेज करना जो है कि NPRC का जो भूमिका होती है अथवा उनका रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दिया है, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक स्तर शिक्षा से क्या क्या सुधार किया? तो लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा स्तर में क्या क्या सुधार किए? पहला आप लिख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्ष का शिक्षण प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जाए तथा साथ ही इनके वेतन और सेवा शर्तों में भी सुधार किया जाए। लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक मतलब प्राइमरी लेवल के जो एजुकेशन थे उसमें क्या क्या सुधार किए? तो पहला सुधार ये हो गया। दूसरा सुधार कि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना सरकार का मुख्य दायित्व है, मतलब मेन जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइमरी एजुकेशन का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, अतः इस ओर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। थर्ड लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्राइमरी एजुकेशन का पाठ्यक्रम तैयार कराया जाए और इसमें उपयोगी विषयों को सम्मिलित किया जाए। चौथा आप लिख सकते हैं कि प्राइमरी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाया जाए एवं इसमें अंग्रेजी को स्थान न दिया जाए। ये लॉर्ड कर्जन ने बात कही थी कि अंग्रेजी भाषा को प्राइमरी एजुकेशन में स्थान न दिया जाए, वहाँ की जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसी भाषा में प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5वां आप लिख सकते हैं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षण विधियों का विकास किया जाए तथा किंडरगार्टन प्रणाली का प्रयोग। किंडरगार्टन का मतलब होता है कि खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, बालोद्यान जैसे किंडरगार्टन पद्धति आई थी, तो किंडरगार्टन फ्रोबल की पद्धति आई थी। उन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? फूल होते हैं। ठीक है, और जो शिक्षक होता है वो माली होता है और स्कूल जो होता है वो बगीचा होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए देगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन के कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो 1992 में आया था, 1992 में नहीं कि 1986 की जो के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो NEP आया था, उसका संशोधित रूप जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, उसमें क्या क्या बात बताई गई थी? तो उसमें बताई गई थी कि इसमें नारी समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा, प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा और पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा संबंधी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया 1992
में, जिसे हम बोलते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए दिया है कि शिक्षा को संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है। तो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि समवर्ती सूची का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़, ठीक है, जिसपे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य करती है, तो वो जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि संविधान में समवर्ती सूची में रखने का क्या उद्देश्य है। तो शिक्षा के व्यापक एवं जटिल स्वरूप के कारण, ठीक है, 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। इसका उद्देश्य केंद्र राज्य के सम्मिलित एवं समन्वित प्रयासों द्वारा शिक्षा के स्तर को उन्नयन करना था। उन्नयन का मतलब आगे की ओर बढ़ाना था। ठीक है, तो ये समवर्ती सूची में रखने का ये उद्देश्य है। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उसको समवर्ती सूची में एजुकेशन को क्या किया गया? डाला गया था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया? तो आप ये लिख सकते हैं कि 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय शिक्षा को समवर्ती सूची में क्या किया गया था? डाला गया था। इसमें यह बताया गया था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के जो शिक्षा के लिए अच्छा कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो स्कूल चलो अभियान 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के, मतलब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति अट्रैक्ट करने, आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान क्या किया गया? चला गया। ठीक है, 1996 में। कब? 1996 में। कितने से कितने वर्ष तक के क्लास 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, और क्लास 1 से क्लास 8 तक जो है कि बच्चों को स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए दिया, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना अभी आपको बताया नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या है? तो इस परियोजना का उद्देश्य घातक उद्योगों से वर्ष 2010 तक बाल श्रम को समाप्त करना था। बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य है। ठीक है, बाल श्रम पूर्ण उन्मूलन का मतलब होता है समाप्ति करना, फिनिशिंग करना। ठीक है, तो इस परियोजना का एक क्रमिक लक्ष्य था कि 2010 तक के कि जितने भी 6 से 14 से कम वर्ष तक के बच्चे जितने भी कल कारखानों आदि में काम करते हैं, उनको 2010 तक जो है कि बाल श्रम पर रोक लगा देना है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का ये लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दिया कि CTE किस स्तर के शिक्षकों को तैयार करता है? तो CTE जो है वह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को क्या करता है? तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए दिया कि बिना बोझ की शिक्षा में कितने प्रकार के बोझ बच्चों में होने वाले की बात कही गई है। तो बिना बोझ की शिक्षा में, ठीक है, 2 प्रकार के बोझ है। एक तो भौतिक बोझ, मतलब फिजिकल जिसको बोलते हैं फिजिकल बोझ, और एक मानसिक बोझ। भौतिक बोझ में जैसे बैग हो गया, बस्ती का बोझ, और मानसिक बोझ का मतलब होता है कि बच्चे को इतना ही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि उसके मस्तिष्क का संतुलन बना रहे, उसको ताकि वो ग्रसित न रहे, स्ट्रेस फील न करे, फटीग न फील करे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं बिना बोझ की शिक्षा। ठीक है, एजुकेशन विदाउट बर्डन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए देगा कि न्यूपा का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो न्यूपा का जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, RTE का पूरा नाम क्या होता है? तो RTE का पूरा नाम होता है राइट टू एजुकेशन, जिसे बोलते हैं शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए कि वर्तमान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। आपको बताया कि संविधान संशोधन 1976 में जब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, उस संशोधन में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कि भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हुआ था। कब हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964-66 में कोठारी आयोग, 14 जुलाई 1964 में कोठारी आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर DS कोठारी। प्रोफेसर DS जो है कोठारी आयोग के क्या अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो समवर्ती सूची में अभी आपको बताएं कि जो चीज़ें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य करती है। तो करा कि किसको है? तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख जो है कि संविधान के 42वें संशोधन में है। ठीक है, संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द था, पंथ निरपेक्ष शब्द था पहले, पंथ निरपेक्ष को हटा करके जो है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने का विचारक कौन था? तो प्रोबेल का था। प्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति का
आविष्कार किया था या प्रतिपादक थे, तो फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए देखिएगा, प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है, तो प्रयोजनवाद जो है कि ईश्वरीय सत्ता में जो है कि आस्था नहीं रखता है, प्रयोजनवाद। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए देखिए, प्रश्न शिक्षण विधि के जनक कौन है, या प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है, तो सुकरात जो है कि प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए देखिए, प्रकृति को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, प्रकृति को भौतिकवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए देखिए, फ्रोबेल के किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया गया था, तो 1839 में फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए देखिए, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है, तो राज्य शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। राज्य विज्ञान संस्थान कहाँ पे, इलाहाबाद में भी। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ पे, वाराणसी में। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है, इलाहाबाद में। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में। मनोविज्ञान का निर्देशन विभाग भी इलाहाबाद में है। राज्य शैक्षिक तकनीकी टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे, तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है जिसे हम बोलते हैं BTE, UPBTE, ये कहाँ पे, तो UPBTE लखनऊ में। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ पे, तो राज्य परियोजना जिसे बोलते हैं स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस कहाँ पे है, तो वो लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दिया है, सीमेट कहाँ पे, तो सीमेट जो है हमारा इलाहाबाद में। कहाँ पे, ईमेट इलाहाबाद में। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए जाए कि SCERT का पूरा नाम बताइए, तो SCERT का पूरा नाम होता है स्टेट SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NCERT का पूरा नाम क्या होता है, तो NCERT का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। ठीक है। NCERT का जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी, जबकि SCERT की जो स्थापना हुई थी वो 1981 में हुई थी। ठीक है। तो यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि किसकी स्थापना कब हुई थी। ये राज्य स्तर पर अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है SCERT, और ये केंद्र स्तर पे यानी कि नेशनल स्तर पे जो है कि एक शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए दिया है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण का गठन किस वर्ष हुआ था, तो अभी आपको बताएं 1981 में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ, तो अभी बताएं 1961 में। मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए। मिड डे मील जो कि 15 अगस्त 1995 में आया था, उसके बारे में पूछ रहा है। तो पोषाहार, जिसे पोषाहार वितरण योजना भी कहा जाता है। तो शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु समाज के अत्यंत दुर्बल व अपवंचित वर्ग बच्चों को, जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षिक करने हेतु सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना चालित की गई है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए दिया है कि NCTE का पूरा नाम क्या है, तो NCTE का पूरा नाम है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे बोलते हैं नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए दिया है कि सीमेट का पूरा नाम क्या होता है, तो सीमेट का पूरा नाम होता है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। 64 नंबर देखिए देखिए, सीमेट का गठन कब किया गया था, सीमेट का गठन 1995 में किया गया था। 65 देखिए देखिए, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं सीमेट। सीमेट का कहाँ पे अवस्थित है, इलाहाबाद में। अभी आपको बताए हैं पिछले क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दिया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना जिसे बोलते हैं NCTE की स्थापना कब कराई गई थी, तो 1995 में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रीय NCTE में जैसे NCTE में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 41। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, सन 2004 में स्कूल चलो अभियान लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ, तो 2001 में सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का लोगो क्या है, सब पढ़े सब बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दिया है कि ECC का पूरा नाम बताइए, तो ECC का पूरा नाम होता है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक बालकों का देखभाल और उनकी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए दिए कि DPP का पूरा नाम क्या होता है, तो जिला प्राथमिक शिक्षा प्रोग्राम। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए DPP का आरंभ
कब हुआ था? डीपीपी का आरंभ 1997 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, डीपीपी के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में चयनित जनपदों की संख्या बताइए। तो प्रथम चरण में 50 से 60 जनपद, द्वितीय चरण में 22 जनपद और तृतीय चरण में जो है कि 32 जनपद, मतलब 32 डिस्ट्रिक्ट को क्या किया गया था? चयनित किया गया था, सेलेक्ट किया गया था। ठीक है, क्या करने के लिए? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मतलब विकसित करने के लिए प्राइमरी एजुकेशन को। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए जाएगी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावित? उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा जिसको बोलते हैं प्राइमरी एजुकेशन का परियोजना प्रोजेक्ट है कब से प्रभावी हो गया? तो 5 अक्टूबर 1993 से यह प्रभावी हो गया। ठीक है, सन बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कौन सी योजना आई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए दिया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या जो है 10 है। 76 देखिए दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित संस्तुतियाँ की गई हैं? किससे रिलेटेड जो है कि रिकमेंडेशन की गई है संविधान के अनुच्छेद 21? मतलब संविधान के अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो संविधान का अनुच्छेद 21A अथवा 21 क ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है कि बनाया गया, उसके तहत जो है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखिए ओबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओबी का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत जो है कि शिक्षा से संबंधित संसाधन को क्या करना? उपलब्ध कराना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए जाएगा, संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना कब की गई थी? तो संपूर्ण टोटल लिटरेसी जो एक अभियान एक्ट जो आया था वो आया था 5 मई सन 1988 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए जाएगा, पोषाहार वितरण योजना कब गठित की गई, जिसे हम बोलते हैं मिड डे मील। मिड डे मील कब आया था? तो 15 अगस्त 1995 में आया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुआ और मैंने बार बार बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, न्यूपा का पूरा नाम क्या होता है? न्यूपा इस प्रकार से लिखते हैं न्यूपा। तो न्यूपा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन प्लान एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए जाए कि न्यूपा का प्रधान कौन होता है? तो जो निदेशक होते हैं जिसे बोलते हैं इन्विजिलेटर, वो जो है कि न्यूपा के प्रधान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए जाए कि नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? ठीक है, तो नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को डेवलप करने का जो रिस्पांसिबिलिटी है वो किसकी है? डायट की है। किसकी? डायट की, जिसे बोलते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए दिया है कि डीपी का पूरा नाम क्या है? डीपीपी का भी बताएं आपको, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। 84 देखिए दिया है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ 1994 में किया गया। 1997 में डीपीपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कितने जिले लाए गए? तो कुल जिलों की संख्या 22 चुनी गई। कितनी चुनी गई? 22 चुनी गई। 86 नंबर देखिए, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? तो इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी करते हैं, इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है? आपको बताएं कि किस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार करना किया जाता है। इसलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम या फिर विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम भी कहा जाता है। 6 सप्ताह से 2 माह तक की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा जिसको बोलते हैं प्री प्राइमरी एजुकेशन का अनुभव उसको फील कराया जाता है। मतलब क्लास 1 में डालने से पहले उनको LKG UKG आदि क्लासों में उनको पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए देगा, संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य केरल है। ठीक है, केरल राज्य की जो साक्षरता लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षर महिलाएं भी हैं केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए देगा, सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? तो सर्व शिक्षा अभियान जिसका लोगो है सब पढ़े सब बड़े। ठीक है, तो ये वर्ष 2002 से जो है कि पूरे प्रदेश में लागू है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल हेल्प या फिर फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से प्राप्त होती है? उनकी सहभागिता का क्या प्रतिशत क्या है? तो इस अभियान को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान को
भारत सरकार 65% यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, वो 65% और जो राज्य सरकार है वो 35% जो है कि क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए दिया है कि NPGEL जिसे बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, मतलब प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय एक प्रोग्राम, मतलब बालिकाओं की शिक्षा के लिए। ठीक है, ये क्या है, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ मतलब मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। उनकी उपस्थिति ठहराव व प्राथमिक विद्यालय की पूर्णता सुनिश्चित जो है कि कराई जाती है, किसमें, NPGEL। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए जाएगी, NPGEL का क्षेत्र बताइए। तो NPGEL का जो क्षेत्र है वह महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खंड, जितने जो ब्लॉक होते हैं वो पिछड़े जो होते हैं, उनमें कम से कम 10% से कम जो साक्षरता वाले विकास खंड है तथा चयनित शहरी मलिन बस्तियाँ होती हैं, इनको ये NPGEL के अंतर्गत आ जाते हैं, मतलब विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए जाए, स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया। तो जनपद स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और ग्रामीण स्तर पर, ग्राम स्तर पर। ठीक है, विलेज लेवल पर। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए जाए कि स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है। तो इस स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है। ठीक है, बच्चों के एडमिशन के लिए, उनको विद्यालय के प्रति उन्मुख करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए जाए कि स्वतंत्रता के पश्चात जो भारत की लिटरेसी रेट थी, लिटरेसी कितनी थी, तो वो 12%, 12 से 14% आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए देगी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य था वो प्राथमिक विद्यालयों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम जो आवश्यक सुविधाएं थी, जिसको बोलते हैं मिनिमम नेसेसरी जो रिसोर्स थे, उनको क्या करना, उनकी व्यवस्था करना, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या था, उद्देश्य था। जिसमें ब्लैक बोर्ड आ गया, ठीक है, लघु कीट आ गई, ये जो सामान्य चीज़ें होती है जिनके द्वारा कि शिक्षक विद्यार्थियों को क्या करता है, टीचिंग कराता है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए देगा, पोषाहार वितरण योजना में कितनी कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है। तो 3 से जो 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको करीबन 1200 से 1600 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए दिया कि NCF 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट पर के आधार पर आया था। तो NCF 2005 जो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में आया था, उसका अस्तित्व पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यचर्या का जैसे बोलते हैं करिकुलम का संवर्धन मतलब ग्रोथ और पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना था, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना था NCF 2005। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए देगी, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है। तो आपको बता दिए हैं कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, क्वेश्चन नंबर इसका अति लघुत्तर प्रश्न का पहला क्वेश्चन ही था, शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या था। फिर से देख लेते हैं, इसका कुछ आंसर अलग प्रकार से है दिया है कि लोकतंत्र में जाति धर्म रंग भेदभाव आदि मतलब बिना भेदभाव किए जो है कि शिक्षा को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या करना, मुहैया कराना, यह शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 900 देखिए देंगे, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है। ठीक है, तो संपूर्ण साक्षरता अभियान का जो प्रेरक वाक्य है, सभी को शिक्षा देना। 101 देखिए, DPP का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया। तो DPP का जो योजना थी वो प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के आधार पे और विद्यालय में बच्चों के ठहराव के आधार पर DPP की योजना के प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यसूची 2005 में शिक्षा के क्या दृष्टिकोण है। तो राष्ट्रीय पाठ्यसूची 2005 है। तो निर्देशों के स्थान पर अवलोकन मतलब निर्देश नहीं देना है। ठीक है, बच्चों को निर्देश इंस्ट्रक्शन नहीं देना, उसके स्थापन अवलोकन करना है। ठीक है, अवलोकन का अनुभव प्रयोग तथा विविध गतिविधियों मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ के माध्यम से ज्ञान का सृजन कराना, इनोवेटिव बनाना, उन्हें क्रिएटिव बनाना, बच्चों को कि अवसर उपलब्ध कराने की जो दक्षता है, इस पर बल दिया गया राष्ट्रीय पाठ्यसूची 2005 में। निर्देश नहीं देना है उनको, ऑर्डर नहीं देना है, अवलोकन कराना है, एक्सपीरियंस फील कराना है। ठीक है, और जो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ है उनके माध्यम से इनोवेटिव और क्रिएटिव चांस क्या करना है, उनको प्रोवाइड कराना है विद्यार्थियों को। क्वेश्चन नंबर 103 देखा जाए कि भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य मैंडेटरी एजुकेशन एंड विदाउट फी जो एजुकेशन है उसकी कौन कौन सी कठिनाई है। तो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासन की कमजोर नीति और राजनीतिक कठिनाइयाँ, शिक्षकों का अभाव। ठीक है, एक तो कम शिक्षक हैं, दूसरा है कि दोषपूर्ण मतलब सही पाठ्य जो कंटेंट है जिसे करिकुलम बोलते हैं वो सही नहीं है, दूसरा
तीसरा आप लिख सकते हैं कि शासन की कमज़ोर नीति, ठीक है, गवर्नमेंट जो है सही तरीके से जो प्राइमरी स्कूल होते हैं गवर्नमेंट के उनका सही तरीके से सर्वे नहीं करती है, सर्वेक्षण नहीं करती है, जिसकी वजह से जो शिक्षक होते हैं और वहाँ के जो स्टाफ होते हैं वो सही तरीके से विद्यार्थियों को पढ़ाते नहीं हैं। और राजनीतिक कठिनाइयाँ भी जो कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के मुख्य कठिनाई है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए जाए कि न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए जाए कि महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है। महिला का समाख्या कार्यक्रम है, यह योजना 1989 में आई थी। कब आई थी महिला समाख्या योजना अथवा कार्यक्रम, ये 1989 में आई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई थी यह योजना, जिसे बोलते हैं महिला समाख्या कार्यक्रम 1989। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए जाएगी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे हम बोलते हैं डीपीईपी के दो अधिकार बताइए। कौन कौन से दो राइट हैं डीपीईपी के, तो पहला आप लिख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, प्राइमरी एजुकेशन को एक्सपेंड करना, और दूसरा आप लिख सकते हैं कि विद्यालय में जो छात्र होते हैं उनको स्टे कराना, मतलब रोकना, उनको ठहराना। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना जिसे हम बोलते हैं बीईपी बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किन जनपदों को रखा गया, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिनको बीईपी के अंतर्गत रखा गया स्टार्टिंग में, तो ये योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई थी। 10 जनपद 10 डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें कौन कौन सा था, इलाहाबाद था, इटावा था, बांदा था और सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी और गोरखपुर, नैनीताल और अलीगढ़, ये 10 जिले थे। इन जिलों में बीपी परियोजना के अंतर्गत इनको क्या किया गया था, विकसित करने के लिए रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए दिया है अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के दो उद्देश्य लिखिए। तो अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के उद्देश्य, पहला उद्देश्य लिख सकते हैं नामांकन में वृद्धि, नॉमिनेशन में क्या करना, ग्रोथ करना, बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना, ठीक है, उनको आर्थिक रूप से सहयोग देना। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए दिया है ऊट का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधित उद्देश्य क्या थे। तो ऊट का जो घोषणा पत्र आया था वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार पर क्या किया, बल दिया और महिलाओं को शिक्षा पर बल दिया था। नंबर 110 देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 110 ऊट घोषणा पत्र के दो गुण बताए। जो ऊट का घोषणा पत्र 1854 में आया था, तो दो गुण बताना है। तो पहला आप लिख सकते हैं घोषणा पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूल, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, जन प्रसार शिक्षा। दूसरा आप लिख सकते हैं घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजी की नौकरी से जोड़ दिया जाए, जिसे शिक्षा से आजीविका कमाने का महत्व है। प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा, मतलब कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए, और इंग्लिश जो भाषा है उसको जो कि डायरेक्ट व्यवसाय से जोड़ देनी है ताकि लोग अपनी जीविका कमा सके, ठीक है। ये दो विशेषताएं रहीं ऊट के घोषणा पत्र की। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं। तो प्रोफेसर यशपाल की समिति यानी कि जो 1992 में आई थी, जिसे एनसीएफ 2005 भी कहते हैं, तो उसके कुल 8 खंड हैं। 112 नंबर देखिए दिया कि प्रोत्साहन वितरण योजना के दो उद्देश्य बताइए। तो पहला शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता कराना और दुर्बल वंचित वर्गों के बच्चों को मध्याह्न भोजन देना, जो है कि इसके दो उद्देश्य हैं मिड डे मील के, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 में हुई थी। 113 नंबर देखिए हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए। तो हंटर आयोग जो आया था वो इस्लामिक एजुकेशन जिसको बोलते हैं उसके लिए पहला सुझाव दिया है कि धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, मतलब जो रिलीजियन एजुकेशन है उसको इम्पोर्टेंस न दिया जाए। दूसरा बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए दिया है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ। तो 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि भारत आई थी। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए दिया है कि धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। तो धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में पहला सुझाव है धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए जाए किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। तो उच्च वर्ग में आपको बताया जिसे लॉर्ड मैकाले ने दिया था, निस्संदन अथवा छनाई का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए नवीन शिक्षा नीति के दो दोष बताइए। तो नवीन शिक्षा नीति जिसको बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, NEP, इसके दोष पूछ रहा है। तो पहला आप दोष लिख सकते हैं डिजिटल लर्निंग पर फोकस, मतलब डिजिटल सीखने पर फोकस किया गया है इसमें NEP में। और दूसरा है पूर्व स्नातक कार्यक्रम, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्री ग्रेजुएशन प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए कि आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख दो सिफारिशें बताइए। तो पहला है कि मातृभाषा को स्थान देना चाहिए, दूसरा है कि स्त्रियों की शिक्षा पर बल दिया जाए अथवा जोर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए दिया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं दो कार्यों को बताइए, जिसे हम बोलते हैं SCERT, ठीक है।
तो पहला कार्य लिख सकते हैं कि प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना, और दूसरा लिख सकते हैं शोध या सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन करना। ये जो है कि SCERT के 2 लक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए राष्ट्रीय शिक्षक परिषद जिसे हम NCT बोलते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 17 अगस्त 1995 को NCT की स्थापना की गई थी। 121 देखिए जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसे हम बोलते हैं डायट की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पे की गई थी? तो डायट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 1986 NEP 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए जाए ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? ब्रिज कोर्स ये बता चुका हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं। तो ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं, ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय के प्रति उन्मुख जो है। क्वेश्चन नंबर 124 देखिए जाएगी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना है का संचालन का जो मेन पर्पज था प्राथमिक स्कूल में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं को क्या करना, सुनिश्चित करना है। ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, कई बार आया है, ठीक है, इसलिए हम आगे क्वेश्चन में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए शिक्षा में अपव्यय अवरोधन से आप क्या समझते हैं? तो अपव्यय अवयव को बताएं कि प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही छात्र को किसी स्तर तक छोड़ देना, यानी कि विद्यालय छोड़ देना ही अपव्यय कहलाता है। अवरोधन का मतलब होता है कि जब बच्चा किसी एक ही क्लास में बार बार फेल हो जाता है, यानी कि एक ही क्लास में उसको रोक लेना ही अवरोधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए जाएगी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने का क्या उद्देश्य है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। ठीक है, इनको जो है कि माध्यमिक शिक्षा का प्रतिपादक भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति जो थी माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति थी वो 23 सितंबर 1952 को हुई थी। हंटर कमीशन की विशेषताएं क्या हैं? तो हंटर कमीशन की जो विशेषताएं हैं वो शिक्षा का दायित्व तो भारतीयों को देने का सुझाव दिया गया था। उनके इस सुझाव में देश की राष्ट्रीय चेतना क्या हुई, पैदा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए दिया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से क्या तात्पर्य? तो कस्तूरबा गांधी बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकसित करना, बालिकाओं के नामांकन व 18 को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं के गुणवत्ता शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना। ठीक है, आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 130 देखिए जाए कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह 2004 और 2005 में प्रारंभ की गई थी। बालिकाओं के अधिकारों को हनन को क्या कहते हैं? तो उसे बाल श्रम बोलते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? तो विद्यालय में बच्चों को ड्रॉप आउट होने से मतलब बाहर निकलने के कारण बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट का मतलब है कि जब बच्चे खाना खाने के लिए दोपहर में बाहर घर जाते थे तो वो घर पे ही रुक जाते थे, दोबारा स्कूल नहीं आते थे। ठीक है, तो इसलिए मिड डे मील 15 अगस्त 1995 में उसकी स्थापना कराई गई। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई थी? ये 15 अगस्त 1995 आपको बता दिए। बाल श्रम कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ बोलते हैं के द्वारा 10 दिसंबर 1950 को। ठीक है, जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया है? तो यूएनओ के द्वारा 1950 में। शिक्षा अधिकार अधिनियम के 2 विशेषताएं बताए। तो 6 से 14 वर्षों को के बच्चे जो होते हैं उनके लिए विद्यालय और बालकों के शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना न दी जाए, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बताता है। क्वेश्चन नंबर 136 देखिए कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? तो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नहीं। जैसे अगर कोई प्राइमरी शिक्षक किसी भी विद्यालय में कार्यरत है, पढ़ा रहा है, तो वो सोचे कि हम अब सरकारी गवर्नमेंट टीचर हो और सोचे कि वो हम प्राइमरी छात्रों के लिए या फिर किसी भी छात्र के लिए जो एक अपना निजी प्राइवेट कोचिंग खोल के चलाएं, तो यह मान्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिएगा मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया? तो एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए जाए कि हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की गई जो आज भी प्रचलित है? तो जिसको बोलते हैं अनुदान प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए जाए कि भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों को? तो पहला केंद्रीय
शिक्षा विभाग की स्थापना, ठीक है। दूसरा है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए नई शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का। तो पहला शैक्षिक अवसरों की असमानता, समानता मतलब जो एजुकेशनल जो चांसेस हैं उनमें इक्वलिटी, और केंद्र सरकार की भागीदारी जो है कि इसमें नई शिक्षा नीति में आई। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी। तो जो बोझ था बच्चों का शैक्षिक रूप से उनको कम करने के लिए और अधिगम स्तर को सुधारने के लिए जो कि प्रोफेसर यशपाल समिति को गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए थे NPGAL के एक कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तो शिक्षा से वंचित बालिकाओं को स्तर को क्या करना, सुधारना। बस पांडे टेंशन ना ला, कितना रहेगा लो ना, इतना ना करो, 150 नंबर बस। क्वेश्चन नंबर 143 देखी जाएगी राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना ये जो लाई गई थी ये नवी पंचवर्षीय योजना, नवी पंचवर्षीय योजना कब आई थी, ये 1997 से 2000 तक की थी, ठीक है। इसमें लक्ष्य बाल श्रम का पुनर्वास करना और बाल श्रम की समस्या को क्या करना, दूर करना था। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो बनारस संस्कृत कॉलेज 1771 में जोनानाथ डंकन के प्रयास, ठीक है, जोनानाथ डंकन के प्रयास से बनारस संस्कृत कॉलेज आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए जाएगा राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई। तो राधा कृष्णन आयोग की जो नियुक्ति थी वो 4 नवंबर 1948 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए देखिए भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन जो 1882 में आया था को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 में आया था उसको हंटर कमीशन के नाम से क्या किया जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 देखिए जाएगा लॉर्ड कर्जन भारत कब आए थे। तो लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत आए थे, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 148 देखिए जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई। तो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जिसे बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, उसकी नियुक्ति सन 1902 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 149 देखिए जाएगी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह किए न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए दिया है ईस्ट इंडिया के आज्ञापत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र था उसका पुनरावर्तन, कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पुनरावर्तन कर दिया जाता था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ ही, तब तक के लिए धन्यवाद। Subscribe for more content.